stereomers which are formed due to rotation of sigma bond। तो उस तरह के स्टीरियोमर्स को कॉन्फॉर्मर कहते हैं या फिर रोटेमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेनन को कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म या फिर रोटेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब एक चीज जान जाइए, किसी भी कंपाउंड का के कॉन्फॉर्मर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। ए कंपाउंड हैज इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स। अब खुद पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट कैसे हो सकता है। तो रोटेशन के लिए तो एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से आती है? तो रूम टेम्परेचर से आती है। कॉन्फॉर्मर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट। उनको हम अलग नहीं कर सकते। कारण क्या है? बिकॉज दीज आर इंटरकन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए? कंपाउंड मस्ट हैव कॉन्टिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड्स। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए 3 सिग्मा बॉन्ड, है ना। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये वाटर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। पहला है मीथेन। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तीसरा तो है नहीं, है ना। तो ये शो नहीं कर पाएगा। अब ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो 2 ही सिग्मा हुए, तो ये भी शो नहीं कर पाएगा। अब यहां पर देखिए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कॉन्टिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये शो कर पाएगा। फिर यहां आ जाइए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये शो करेगा। एक आध और देख लेते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। H H H H, ये है प्रोपेन। देखिए, ये सिग्मा है, यहां पर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ये भी एक सिग्मा है ना। तो 3 तो सिग्मा हो गए, तो क्या ये शो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड है ना। तो यहां पर रोकने के लिए तो पाई है, पाई के थ्रू आप रोटेशन नहीं कर सकते, है ना। फिर यहां पर देख लीजिए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है ना, ये भी सिग्मा है ना, तो ये शो करेगा। फिर यहां देखिए, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, 3 है, लेकिन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पर ये भी शो नहीं करेगा। कॉन्फॉर्मर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन को समझते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को लिया जाता है। जैसे कि मान लिया, यह है इथेन, तो शुरुआत इथेन से ही हो सकती है, क्योंकि यहीं पर जो है लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब मान लिया हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड से देख रहे हो या राइट हैंड साइड से देख रहे हो, ये हमारी आंख है, और इस तरह इस दिशा में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, ये सामने वाला जो कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है, उसके लिए हम लोग बिंदी बनाते हैं। ठीक, कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, तो 1 2 3। अब ये जो सेकेंड कार्बन है, ये क्या है? पीछे वाला कार्बन है। तो पीछे वाले कार्बन के लिए हम क्या करते हैं? एक बड़ा सर्किल बनाते हैं।
यानी कि ये पॉइंट भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सर्किल भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और उस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, मान लिया एक मैं ऐसे ही बना रहा हूं। तो ये जो हमने पॉइंट बनाया है, ये क्या है? फ्रंट कार्बन। सर्किल जो बनाया है वो क्या है? रियर कार्बन। तो यहां पर लिख लीजिए, दिस इज फ्रंट कार्बन एटम एंड दिस सर्किल इज रियर कार्बन एटम। अब दूसरा होता है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इसमें साइड व्यू को लिया जाता है, साइड व्यू। जैसे कि आप समझिए, एक हमने रेखा खींची, इसका मतलब है कि यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है। अब पहले वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि ट्रिपल 3 बॉन्ड है, और यहां भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से आप देखें, हम किधर से देख रहे हैं? साइड से देख रहे हैं, है ना? अच्छा, तो अब हाइड्रोजन की अलग अलग कार्बन है, तो दोनों के हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है। तो यहां पर तो पहले जैसा ही बॉन्ड की पोजीशन है। अब यहां पर समझिए कि ये बॉन्ड इन्वर्स हो गया, नीचे तो 2 हाइड्रोजन और ऊपर 1 हाइड्रोजन, है ना? तो इसे कहते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अब यहां पर हम लोग बॉन्ड एंगल भी चेक करते हैं। तो बॉन्ड एंगल, इसका मतलब है एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स एट द सेम एटम। जैसे मान लिया कि ए एक एटम है, इससे एक एक्स जुड़ रहा है, दूसरा एक्स जुड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। हम लोग राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, ये आंख है, आई है, इधर से हम लोग देख रहे हैं। तो जब देखेंगे तो फर्स्ट वाला कार्बन हमारी नजर के सामने आएगा ना, सबसे पहले। तो ये समझिए कि येलो वाला जो है वो क्या है? फ्रंट कार्बन है, और इससे जो है 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कार्बन 1 को हमने किससे दिखाया? एक बिंदी से दिखाया, है ना, एक पॉइंट से दिखाया। अब सेकंड वाले कार्बन को हम कैसे शो करेंगे? तो मान लिया सेकंड वाले कार्बन को मैं रेड से शो कर रहा हूं और इसके बॉन्ड को रेड से। तो ये जो बड़ा वाला सर्किल है, ये क्या है? पीछे वाला कार्बन है, और उसके साथ ये 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो येलो वाला क्या है? फ्रंट कार्बन। रेड वाला क्या है? रियर कार्बन। एक और टर्म आता है डाइहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट एट एडजेसेंट एटम्स। उसमें क्या था? सेम एटम पर 2 बॉन्ड होने चाहिए, और इसमें क्या है? एट एडजेसेंट एटम्स। अब जैसे इसको ऐसे समझें, फ्रंट कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और मैं बैक वाले रियर कार्बन को ये बना रहा हूं, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। तो अब पहले कार्बन वाला हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन वाले हाइड्रोजन के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? डाइहेड्रल एंगल कहेंगे। एक और टर्म आता है जिसे कहते हैं एस्टेरिक स्ट्रेन। एस्टेरिक स्ट्रेन को नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग केवल एस से डिनोट करेंगे। स्ट्रेन कब पड़ता है? जब प्रेशर पड़ता है तो स्ट्रेन पड़ता है। तो यहां पर रिपल्शन बिटवीन 2 एटम्स और ग्रुप्स, जब 2 ग्रुप में रिपल्शन होगा तो उसे कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। एक और टर्म आता है टॉर्शनल स्ट्रेन, टीएस से डिनोट करेंगे। इसका मतलब है रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 2 बॉन्ड्स एट एडजेसेंट एटम्स। इसको ऐसे समझिए। अब यहां पर बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ई इलेक्ट्रॉन बनाया, यहां भी ई।
तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं डिफरेंट एटम के बॉन्ड में मौजूद हैं, तो इनके बीच जो रिपल्शन होगा उसे हम कहेंगे टॉर्शनल स्ट्रिंग। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्फॉर्मर्स बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स, हम लेते हैं इथेन CH3 एक X और एक Y से, ये दोनों बल्की ग्रुप हैं। Y एंड X क्या है? बल्की ग्रुप है। अब यहां पर मैंने अपनी निगाहें टिका दी, इधर से हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए फ्रंट कार्बन हो गया। फ्रंट कार्बन क्या क्या जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन और ऊपर X जुड़ा हुआ है। अब ठीक इसी के पीछे है ना, इसी के एग्जैक्टली इसी के पीछे Y है, और इस H के पीछे दूसरे एटम का H, और इस H के पीछे दूसरे एटम का H। तो दोनों ने एक दूसरे को समझिए ढक रखा है, तो इसे कहेंगे एक्लिप्स्ड। ये एक्लिप्स्ड कहलाता है ये पोजीशन। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसे 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, तो ये Y यहां पर आ जाएगा, एक H यहां पर आ जाएगा, दूसरा H यहां आ गया। ये क्या है? 60 डिग्री से रोटेट किया, तो इस स्टेट को गॉश कहते हैं, या इसे सिन भी कहते हैं। अब मैं इसे भी 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, तो पहले वाले कार्बन के तो एटम्स जो हैं वो तो स्टेबलाइज्ड हैं, रियर एटम को ही हम लोग, अब देखिए ये Y यहां पर है 60 डिग्री, तो अब फर्दर 60 डिग्री पर आएगा तो इस H के पीछे चला जाएगा, और एक H यहां पर आएगा और एक H यहां पर आ जाएगा, तो ठीक इस H के पीछे Y चला गया, इसके पीछे H चला गया, और इसके पीछे H चला गया। पहले वाले स्टेट में क्या था? दोनों बल्की ग्रुप ने एक दूसरे को ढका हुआ था। अब दोनों बल्की ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर हैं। अब बल्की ग्रुप और स्मॉल ग्रुप, इन्होंने एक दूसरे को ढका हुआ है, ठीक, तो ये भी एक लिप्स टाइप का ही हुआ है ना, लेकिन बल्की ने एक दूसरे को ढका हुआ है, तो उसे कहेंगे एक्लिप्स्ड। और ये भी क्योंकि एक्लिप्स्ड जैसी पोजीशन है, तो इसे हम कहेंगे पार्शियल एक्लिप्स्ड। इसे भी अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करें तो क्या होगा? पहले वाले कार्बन के बॉन्ड तो जस के तस रहेंगे, अब ये क्या हुआ? घूम जाएगा 60 डिग्री से, और Y यहां आ जाएगा, एक H यहां, एक H यहां। तो अब ये जो है देखिए सेकंड पोजीशन जैसे ये भी आ गई। अब देखिए बल्की ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ गए, है ना, और गॉश में क्या था? बल्की ग्रुप पास पास ही थे, 60 डिग्री के अंतर पे थे, तो उसे गॉश का है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है कंपाउंड पूरी तरह से स्टेबल हो गया, क्योंकि एक बल्की ग्रुप यहां है, दूसरा बल्की ग्रुप यहां है, यानी कि यहां पर मिनिमम रिपल्शन हो रहा है, तो इसे कहते हैं स्टेगर्ड, या इसे एंटी। एंटी का मतलब एक दूसरे के विपरीत जगह पर है, X H H। अब फिर हमने 60 डिग्री से रोटेट किया, तो 60 डिग्री से रोटेट किया तो फिर ये Y इस H के पीछे आ जाएगा, तो यहां Y आ गया, यहां पर एक H आ गया, और एक H यहां पर आ गया, तो इसने भी एक दूसरे को ढका हुआ है। लेकिन क्योंकि बल्की ग्रुप एक दूसरे से दूरी पर है, तो यहां पर एक्लिप्स्ड किसके किसके बीच में हो रहा है? बल्की ग्रुप और स्मॉल ग्रुप, तो इसे भी कहेंगे पार्शियल एक्लिप्स्ड। अब इसे हमने फिर 60 डिग्री पर रोटेट किया, 60 डिग्री पर, तो यहां पर अब क्या आएगा? इस बॉन्ड के सामने Y यहां था, तो इस बॉन्ड के सामने Y आ जाएगा, यहां पर H और यहां पर H, तो फिर क्या हो गया? गॉश हो गया, और गॉश को ही क्या कहते हैं? सिन भी कहते हैं। अब गॉश को अगर हमने 60 डिग्री से फिर रोटेट किया तो बिल्कुल एक्लिप्स्ड वाली पोजीशन आ जाएगी। अब यहां पर देखिए, एक्लिप्स्ड में मैक्सिमम रिपल्शन होगा, है ना,
इक्लिप्स में मैक्सिमम रिपल्शन होगा, लेकिन स्टैगर्ड में मिनिमम रिपल्शन होगा। तो मैक्सिमम जहां रिपल्शन होगा वहां पर हाई एनर्जी होगी, और जहां भी हाई एनर्जी होती है वो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इक्लिप्स जो है सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, और स्टैगर्ड जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां पर हम लोग को देखना होगा कि स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पर सबसे ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी किस कॉन्फॉर्मर की सबसे ज्यादा होगी। देखिए इक्लिप्स में क्या हो रहा है, मैक्सिमम रिपल्शन हो रहा है, तो मैक्सिमम रिपल्शन यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, इक्लिप्स की सबसे ज्यादा एनर्जी, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स्ड, उसके बाद गॉश, उसके बाद स्टैगर्ड। स्टैगर्ड की सबसे कम एनर्जी होगी, कम एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ठीक रिवर्स हो जाएगा। इक्लिप्स्ड सबसे कम स्टेबल, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, उसके बाद गॉश, उसके बाद स्टैगर्ड। अब हम लोग स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी, इक्लिप्स की बात करते हैं, और फिर स्टैगर्ड की। स्टेरिक स्ट्रेन इक्लिप्स में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, स्टैगर्ड में मिनिमम होगा। टॉर्शनल स्ट्रेन भी इक्लिप्स में मैक्सिमम होगा, स्टैगर्ड में मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी इक्लिप्स की सबसे हाई होगी और स्टैगर्ड की सबसे कम होगी, लेकिन स्टेबिलिटी में इक्लिप्स्ड मिनिमम और स्टैगर्ड मैक्सिमम। अच्छा, एक होता है स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म का मतलब क्या है, देखिए इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, इनके बीच में अलग अलग एंगल पर अलग अलग तरह के कॉन्फॉर्मर्स हो सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग एंगल तो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने 60-60-60 लिया, लेकिन नेचुरली तो केवल बल्कि डिग्री में तो हो नहीं सकता है। हो सकता है कि 1 डिग्री, 0.5 डिग्री से रोटेट करे, है ना। तो उस तरह से तो इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स हो सकते हैं। तो स्क्यू फॉर्म्स क्या होता है, देयर आर इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म्स कॉल्ड स्क्यू फॉर्म्स। तो यहां पर एक ग्राफ भी बनाया जा सकता है। वाई एक्सिस पर हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे लिया एक्स एक्सिस पर डाइहेड्रल एंगल। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, इक्लिप्स की। तो हमने फर्स्ट पोजीशन पर इक्लिप्स लिखा, और ये क्या है, 0 डिग्री। इक्लिप्स के बाद एनर्जी घटेगी, और ये सेकेंड वाला आया गॉश। फिर उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स। तो पार्शियल इक्लिप्स की भी एनर्जी हाई होगी, लेकिन मैक्सिमम से कम होगी, इक्लिप्स से कम होगी। अब उसके बाद है स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड का तो सबसे कम होने वाला है, थ्योरेटिकली 0 डिग्री जीरो कहा जाता है, लेकिन जीरो एनर्जी नहीं हो सकती है। उसके बाद फिर क्या है, पार्शियल इक्लिप्स। उसके बाद क्या है, गॉश, और गॉश के बाद फिर क्या आ जाएगा, इक्लिप्स्ड। तो 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये कौन सा एंगल हुआ, 60 डिग्री से हमने रोटेट किया था। फिर हमने फर्दर 60 डिग्री, फर्दर 60 डिग्री, फर्दर 60 डिग्री, और फर्दर 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 240 डिग्री, ये हो जाएगा 300 डिग्री, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री पे क्या होता है, इक्लिप्स। अब इसको यहां पर डायरेक्टली कुछ चीजें पूछ दी जाती हैं। इथेन में
देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इथेन की बात कर रहे हैं, इथेन के कॉन्फॉर्मर्स की बात कर रहे हैं। एक्लिप्स्ड फॉर्म, रुकिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि कोई डाउट नहीं हो। फर्स्ट इज एक्लिप्स्ड, सेकेंड इज गॉश या सिन, थर्ड इज partial eclipse, fourth is staggered, fifth is partial eclipse, sixth is गॉश। ओहो, वही मैंने कहा कि एक कहा गया, ये हुआ 6 और ये हुआ फिर 1 गॉश। तो ये है एक्लिप्स। अगर एक्लिप्स को 240 डिग्री पर रोटेट किया तो क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इथेन में अगर हमने एक्लिप्स फॉर्म को 240 डिग्री पर डाइहेड्रल एंगल पर रोटेट किया तो क्या आएगा? 240 ये है, 5 क्या है? पार्शियल एक्लिप्स। अब एक पूछा जा सकता है कि एक्लिप्स्ड को 1260 डिग्री से रोटेट किया गया तो क्या आएगा? देखिए, तो ये आ जाएगा स्टेगर्ड। स्टेगर्ड कौन से एंगल पर है? 180 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 1260 डिग्री। अच्छा, अब ये अगर हम 360 डिग्री की बात करें तो 2 रोटेशन में कितना हो जाएगा? 720, है ना? और तीसरे रोटेशन में 363 इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3 बार 360 डिग्री से ये रोटेट कर चुका है। तो इसे माइनस करेंगे तो 1080, है ना? 1260 डिग्री माइनस 1080 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना? तो एक्लिप्स्ड को 1260 डिग्री से रोटेट किया गया तो कौन सा फॉर्म आएगा ये हम यहां से पता करेंगे। ये कितना आया? 180 डिग्री। अब जरा देखिए 180 डिग्री पर क्या है? स्टेगर्ड है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक और भी पूछा जा सकता है आपसे। स्टेगर्ड को 660 डिग्री से रोटेट किया गया, 660 डिग्री। तो 660 डिग्री जो है डबल ऑफ 360 से कम है, तो हम लोग थीटा लेंगे, डाइहेड्रल एंगल लेंगे 660 डिग्री माइनस 360 डिग्री, मतलब कि एक बार कंप्लीट रोटेशन हो गया। अब ये कितना आ रहा है? ये आ जा रहा है 300 डिग्री। अब यहां पर आ जाइए, 3 डिग्री पर क्या है? पार्शियल एक्लिप्स है। तो यानी कि स्टेगर्ड को अगर हमने 660 डिग्री पर रोटेट किया तो क्या आएगा? पार्शियल एक्लिप्स्ड फॉर्म आएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, है ना? तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? कॉन्फॉर्मर्स ऑफ, दीज आर कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। तो देखिए इथेन और ब्यूटेन पूछे जाते हैं, है ना? और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना? अब इसी तरह से ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। CH3, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे हम करेंगे भाई, इसमें तो 4 कार्बन है। तो चलिए हमने अपनी आंख को इस साइड में रख दिया और इधर से हम लोग समझिए देख रहे हैं। अब देखिए, तो हम लोग किसी भी 2 एटम को लेंगे, 2 कार्बन को लेंगे। अगर मान लिया हमने सेकेंड एंड थर्ड कार्बन को लिया और इसका रोटेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। तो सेकेंड कार्बन हमारे सामने है। अब सेकेंड कार्बन पर तो 2 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं और एक क्या जुड़ा हुआ है? ये मिथाइल जुड़ा हुआ है ना? तो यहां पर लिख देंगे हम CH3। अब दूसरे पर आइए, अब यहां भी थर्ड वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर हमने मिथाइल को रख दिया, यानी कि एक्लिप्स्ड हम लोग बना रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? फर्स्ट एक्लिप्स्ड। अब इसको अगर हम 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे, ऐसा मैं करता हूं,
अब इसको हमने हाँ 60 डिग्री पर किया तो CH3 यहां आ जाएगा, एक H यहां, एक H यहां, ये सेकेंड क्या बन गया, गॉश बन गया या सिन बन गया। फिर इसे हमने 60 डिग्री से रोटेट किया तो अब CH3 यहां पर आ जाएगा, यहां पर H, यहां पर H, ये भी इक्लिप्स्ड है लेकिन ये क्या है, पार्शियल इक्लिप्स्ड है। अब इसे भी हमने 60 डिग्री से रोटेट किया तो अब CH3 एक दूसरे के आमने सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने, और ये क्या हो गया, सबसे स्टेबल वाला यानी कि स्टैगर्ड। अब फिर हमने इसे 60 डिग्री से रोटेट किया तो अब ये फिर हाइड्रोजन के पीछे चला गया, ये भी हो गया पार्शियल इक्लिप्स्ड। और फिर 60 डिग्री पे तो अब ये CH3 यहां पर आ गया, H यहां पे और यहां पर H, गॉश। अब इसे हम 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो फिर इक्लिप्स्ड आएगा। तो अगर हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इक्लिप्स्ड का सबसे ज्यादा होने वाला है ना, और उसके बाद थर्ड पार्शियल इक्लिप्स और पांचवा भी पार्शियल इक्लिप्स है, और उसके बाद गॉश, और उसके बाद फोर्थ स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी की बात करें तो 1 सबसे कम और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 4 स्टैगर्ड। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहां पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।